नमस्कार मित्रों। बहुत ही योजना पूर्वक इस देश की युवा पीढ़ी के भीतर अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपने मान बिंदुओं, जीवन मूल्यों, विश्वासों के प्रति हीनता की भावना विकसित की है। मैं तो कहूंगा कि हीनता की भावना से आगे आज युवाओं की मेंटल कंडीशनिंग इस प्रकार की कर दी गई है कि वे अपने इतिहास और अपने देश के प्रति गौरव बोध रखने की बजाय कई बार घृणा का भाव रखते, वितृष्णा का भाव रखते और इन सब की तैयारी वर्षानुवर्ष से होती रही। उन्होंने बार बार झूठ कहे, झूठ रचे, झूठ गढ़े और उसे बड़े ही मधुवेष्टित आवरण में सुगर कोटेड तरीके से हमारे युवाओं के लहू में उतार दिया। कैसे कैसे झूठ उन्होंने बोले, जरा इसका उदाहरण देखिए। जिस वेद पर हम भारतीयों को गर्व था, उसके विषय में उन्होंने प्रचारित किया कि यह वेद तो गड़ेड़ियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है और जिसे गड़ेड़िए गाते हो उस पर भला गर्व कौन करे। सोचिए, जिस वेद में संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मणासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते जैसे मंत्र हो, जैसे श्रेष्ठ भाव हो, उस वेद को उन्होंने अवैज्ञानिक, अतार्किक या युवा पीढ़ी के दिल दिमाग से नष्ट करने का काम किया। उन्होंने दूसरा झूठ यह गढ़ा कि आर्य बाहर से आए थे। ये आर्य और अनार्य का सिद्धांत, आर्य और द्रविड़ का सिद्धांत उन्होंने इसलिए गढ़ा कि इस देश पर उनके आगमन को सही ठहराया जा सके, उसे तार्किक परिणति तक पहुंचाया जा सके, जिसकी त्रासदी नेहरू के इस वक्तव्य में हुई कि काफिले आते गए और कारवां बसता गया। क्या यह देश खाना बदोशों का देश था? क्या यह देश आतताइयों और आक्रांताओं ने बसाया? क्या इस देश का कोई मूल समाज नहीं था? क्या इस देश से माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम का भाव रखने वाला जनमानस जुड़ा हुआ नहीं था? क्या इस देश की संस्कृति इतनी व्यापकता लिए हुए नहीं थी कि शकों, हूणों, कुषाणों सबको अपने भीतर आत्मसात कर सकी? मित्रों, उन्होंने तीसरा झूठ यह गढ़ा कि भारत तो कभी राजनीतिक दृष्टि से एक था ही नहीं, वह तो भला हो अंग्रेजों का कि वे आए और उन्होंने हमको सभ्य भी बनाया, हमको राजनीतिक दृष्टि से एक भी किया और भौगोलिक एकता के सूत्र में आबद्ध भी किया। क्या यह सच नहीं है कि चंद्रगुप्त के समय में, चाणक्य के समय में, गुप्त काल के समय में यह भारत अंग्रेजों और आज के भारत से भी बहुत बड़े भूभाग वाला भारत था? इस भारत की सीमा ईरान को छूती थी। फिर कैसे उन्होंने कहा कि भारत कभी राजनीतिक दृष्टि से एक नहीं था? क्या उस समय भी भारत में एक जैसी सांस्कृतिक मान्यताएं नहीं थी, 16 संस्कार प्रचलित नहीं थे? क्या उस समय भी विष्णु पुराण में यह श्लोक नहीं आता कि उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति? वहां किसे भारत कहा जा रहा? अगर भारत कभी एक देश था ही नहीं तो प्राचीन ग्रंथ में भारत का उल्लेख कैसे मिलता है? कैसे कहा जाता है कि भारत के नाम पर भारत का नाम पड़ा? ऐसा ऐसा सफेद झूठ उन्होंने बोला। उन्होंने हमको समझाया कि इस देश का इतिहास तो पराजय का इतिहास है, जबकि मित्रों इस देश का इतिहास संघर्ष का इतिहास है। वे रटाते गए, पढ़ाते गए, बोलते गए, सिकंदर महान, सिकंदर महान, सिकंदर महान। उन्होंने पोरस को क्यों नहीं महान कहा? उन्होंने उस पोरस के गौरवशाली चरित्र का बखान क्यों नहीं किया जिसके कारण सिकंदर जैसे विश्व विजेता को वापस लौटने पर विवश होना पड़ा? उन्होंने मुगल काल की वंशावली को बच्चों के बीच रटा दिया, लेकिन आज हमारे बच्चे ले देकर चंद्रगुप्त और अशोक का नाम आपको बता सकेंगे। जिस गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, उसकी वंशावली बच्चों से पूछकर देख लीजिए, किसी बच्चे को याद हो तो। हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारे साहित्य को कलंकित करने का काम, कलंकित करने का अपराध इन इतिहासकारों ने किया।
आप देखिए वे इस ढंग से पढ़ाते गए जैसे सारा साहित्य, सारी कला, स्थापत्य, वास्तुकला मुगलों और अंग्रेजों की देन है, हमारा अपना कुछ है ही नहीं। वे बौने से बौने चरित्र को महानतम सिद्ध करते गए और हमारे महानतम चरित्रों को भी बौना साबित करने का अपराध और षड्यंत्र रचाया। क्यों नहीं हमारे बच्चे जानते हैं स्कंदगुप्त का नाम? क्यों नहीं हमारे बच्चे जानते समुद्रगुप्त का नाम? क्यों नहीं हमारे बच्चे जानते खारवेल का नाम? क्यों नहीं हमारे बच्चे जानते हैं सांगा का नाम? कैसे महाराणा से बड़े योद्धा अकबर हो गए? क्यों नहीं हमारे बच्चे शिवाजी और संभाजी के विषय में विस्तार से जानते हैं? ये सब षड्यंत्र और साजिश इन कांगी और वामी इतिहासकारों ने अपनी धारणाओं और स्थापनाओं को पुष्ट करने के लिए किया। आप देखिए, उन्होंने हमें समझाया कि भारत तो पेड़ों के इर्द गिर्द नाचने वाला, पत्थरों की पूजा करने वाला, सांपों के आगे बीन बजाने वाला, जादू टोने में विश्वास रखने वाला एक पुरातन पंथी, प्रतिगामी, पिछड़ा हुआ राष्ट्र है। इन सब के पीछे जो विज्ञान था उसे वे जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे। उन सब के पीछे सहअस्तित्ववादिता थी। उन सब के पीछे यह भाव था कि जितना मनुष्य को जीने का अधिकार है उतना ही पेड़ पौधे, पशु पक्षियों और संपूर्ण चराचर को जीने का अधिकार है। संपूर्ण प्रकृति के साथ साहचर्य के भाव को, साहचर्य के दर्शन को देने वाले सनातन दर्शन को कलंकित करने का अपराध किया है इन कांगी और वामी इतिहासकारों ने, बुद्धिजीवियों ने। मित्रों, क्या अतीत के गौरव गायन से वर्तमान की समस्याओं का समाधान संभव है? यही आपका प्रश्न होगा। बिल्कुल संभव नहीं है। वर्तमान की समस्याएं तो वर्तमान में ही दूर करनी होगी, लेकिन कैसे? तो मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय भाव को जगाकर, देशभक्ति को जगाकर, देश के प्रति प्रेम का भाव जागृत करके ही वर्तमान की सभी समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने झूठ बोला कि राष्ट्रवाद विश्व मानवता के मार्ग को अवरुद्ध करता है। राष्ट्रवाद विश्व मानवता के विकास में बाधक है, अवरोधक। सच यह है कि मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र ही विश्व मानवता का कल्याण सुनिश्चित कर सकता है। जो राष्ट्र स्वयं कमजोर होगा, लचर होगा, शक्तिहीन होगा, उसे दुनिया क्या खाक सुने? दुनिया सुने, इसलिए राष्ट्र को मजबूत होना